हेलो, बायोलॉजी बाय मोहित गौरावत। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी का टॉपिक है क्लास 12th, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ये हमारी बॉडी में क्यों आवश्यक है। तो पहली बात तो ये है कि ये एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स ग्रोथ करती है और टिश्यूज़ के रिपेयरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है भाई साहब? ग्रोथ के लिए एंड टिश्यू की रिपेयर के लिए। किसके लिए? सॉरी, रिपेयर के लिए। ओके, फूड जो होता है फूड के दो कंपोनेंट हैं। एक वो कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक है, और ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को स्मॉलेस्ट अमाउंट में चाहिए, जैसे कि विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, तो अब हमने फूड को दो कंपोनेंट में बांट दिया है। जो लार्ज अमाउंट में चाहिए उनको तो हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रिंसिपल ऑफ फूड। और जो हमें स्मॉलेस्ट अमाउंट में चाहिए उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे कि आप देखो, एक तो हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्या है? ज़्यादा रिक्वायरमेंट। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो इसको तो हमने ले लिया प्रॉक्सिमेट में, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड में। एंड जैसे मिनरल्स है, विटामिन है, ठीक है, और वाटर है। अब आप कहोगे वाटर कैसे? तो आप एक बात बताता हूँ मैं आपको बहुत तगड़ी सी। ये हमारा स्टोमक है। स्टोमक में क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन इसकी वॉल में पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, उससे हमारा HCl सिक्रीट होता है। वो इसमें सिक्रेशन होगा। HCl का pH बहुत हाई होता है, लगभग 1.2 से लगभग 1.2 से 2, लगभग इसका pH 1.2 pH होता है इसका। ठीक है, HCl का जब इतना pH होता है तो ये फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, जब हम फूड के साथ हम वाटर इसमें ऐड कर देंगे लार्ज अमाउंट में, तो क्या होगा? जो HCl है उसकी पावर कम हो जाएगी, उसकी एसिडिक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एसिडिक पावर जैसे ही कम होगी तो वो इन फूड पार्टिकल्स पर इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा, जो कि एक एसिडिक टाइम में वो डाल सकता था। ठीक है, जब वो एसिड ज़्यादा था तब वो डाल सकता था। वो जब न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, एल्कलाइन होने लग जाता है, उसमें एसिड की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो इतना इफेक्ट इन फूड्स के पार्टिकल्स पर नहीं डाल पाएगा। इसलिए हमने इसको अलग से लिया, जिसके अंदर हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में लिया, जिसे हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चको ऑल ऑफ। अब चलो आगे की बात करते हैं। तो ह्यूमन का डाइजेशन है, हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का है। तो जब आप प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ते हो, AK को पढ़ते हो, तो AK में क्या लिखा हुआ है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट है। ट्यूब विद इन ट्यूब। अब आपको क्या ट्यूब विद इन ट्यूब कैसे है, वहाँ तो बताया नहीं सर ने। तो देखो, ये हमारी बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल। ठीक है, ये जब बॉडी वॉल है
तो ये बॉडी वॉल के अंदर पता है आपको ये डाइजेशन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, ठीक है। डायग्राम अभी जैसा है वैसा चला लो काम, ठीक है। अब ये डाइजेस्ट सिस्टम है, ये भी एक वॉल है, ये डाइजेशन की वॉल है, ये किसकी वॉल है, बॉडी की वॉल है। तो ये एक ट्यूब तो ये हो गई और एक ये ट्यूब हो गई, तो 2 ट्यूब हो गई। तो ट्यूब विद इन ट्यूब हमारा बॉडी प्लान होता है, ठीक है। अब हम इसके ओरिजिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या ओरिजिन है हमारा। तो हमारा जो ओपनिंग है वो होती है हमारी माउथ, और एग्जिट होती है वो हमारा होता है एनस, ठीक है। अब ओपनिंग और एग्जिट जो है हमारी, वो तो है हमारी क्या, एक्टोडर्मल, और जो सेंटर का पार्ट है हमारा ये है एंडोडर्मल। हो गया ओरिजिन क्लियर भाई। जो ओपनिंग और एग्जिट है वो तो है हमारा एक्टोडर्मल, और जो सेंटर का पार्ट है वो है हमारा एंडोडर्मल। यहाँ तक सबको क्लियर। अब चलो थोड़ा सा हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एक्सेसरी ग्लैंड। यहाँ हम लोग थोड़ा हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये क्या है, हमने इनको 2 भागों में। एलिमेंट्री कैनाल अलग है और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड अलग है। ये अपना सिक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं और जिससे फूड का डाइजेशन होता है, ओके। हमारा डाइजेशन 2 टाइप का है, एक केमिकल और एक मैकेनिकल। अब आप बोलोगे मैकेनिकल कैसे और केमिकल कैसा। तो मैकेनिकल, जब आप कई बार देखते हो ना, आपके दांत जो होते हैं फूड पार्टिकल को तोड़ते हैं, जो हमारा स्टोमक है, ठीक है, जो हमारा स्टोमक है इसमें चर्निंग के लिए रुगे पाए जाते हैं, ये रुगे चर्निंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल कैसे, जब सलाइवा, लीवर और पेनक्रियास से जो जूसेस आते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, ये हो गया हमारा केमिकल। इसलिए हमारे डाइजेशन को केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल पर। एलिमेंट्री कैनाल जो है बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ओके। और एक्सेसरी ग्लैंड में आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड और लीवर। ये गोल ब्लैडर लीवर का एक पार्ट है। ये लीवर में बाइल जूस बनता है और स्टोर होता है हमारे गोल ब्लैडर में। जब हम लीवर का टॉपिक आएगा तो मैं इसको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, जिसमें एक एक सेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पेनक्रियास, ओके। अब चलो आगे जाते हैं। इंटेस्टाइन 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप की होती है, ड्यूडेनम, जीजेनम एंड ईडियम। और लार्ज इंटेस्टाइन जो सिक्कम, कोलम और रेक्टम, ठीक है। अब कोलन भी आगे बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्जन, सिग्मोइड, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है एनस, ओके, जिसके थ्रू हम लोग बॉडी से बाहर वेस्टेजियल प्रोडक्ट को डालते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बक्कल कैविटी के साथ मैंने फेरिंग्स को भी जोड़ दिया है, तब बक्कोफेरेंजियल कैविटी बन गया, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं, पूरा यहाँ समझाएंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, ये है आपकी नाक, ये आपका माउथ और नाक। जब माउथ के अंदर का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम ओरल चैम्बर। क्या कहते हैं? ओरल चैम्बर। नाक से आगे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर। माउथ के आगे का पार्ट कहलाता है ओरल चैम्बर, नोज के आगे का पार्ट कहलाता है नेजल चैम्बर। ये आगे जाके खुलते हैं, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग नेजल, नाक की इस पार्ट को कहते हैं नेजल, सॉरी गड़बड़। देखो, माउथ के आगे का पार्ट होता है ओरल कैविटी और नोज के आगे का पार्ट होता है नेजल कैविटी, ठीक है। ये आगे जाती है तो ये ओरल चैम्बर हो गया, और ये है नेजल चैम्बर, ओरल चैम्बर, कंप्लीट। भाई माउथ के आगे आया, ठीक है, तो ये ओरल भाग है, तो इसको कहते हैं हम लोग ओरल कैविटी, जिसके अंदर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये नाक है, ये नाक के आगे का पार्ट है। ये नाक के आगे का पार्ट जो है इसे हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं, और नेजल कैविटी आगे जाके नेजल चैम्बर, और ओरल कैविटी आगे जाके ओरल चैम्बर में खुलती है। और ये दोनों आगे जाके कॉमन पैसेज में खुलते हैं, इसका नाम है फेरिंग्स, जो एयर
एंड फूड का, ठीक है, फूड का कॉमन पैसेज है। क्या है? एयर एंड फूड का कॉमन पैसेज। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ी सी बात बताता हूँ। ये आपका ईयर है, ईयर से भी एक ट्यूब डक्ट है ना, आपके फेरिंग्स में आके खुलती है। एक डक्ट आती है नेजल से, एक आती है ओरल से, और एक आती है ईयर से। अब देखो आप, नाक, कान और गला, ये पूरा गले का भाग है। तो ENT का जब आपने कभी डॉक्टर सुना है, वो एक होता है नाक, कान, गले का। वो क्यों होता है पता है? वो इसलिए होता है क्योंकि मान लो कभी आप है ना बाइक पे जा रहे हो, राइड कर रहे हो, शाम का समय है, सर्दियों का मौसम है, ठंडी हवा आपके नाक के थ्रू अगर आती है, आपके मुंह के थ्रू आती है या आपके कान के थ्रू आती है, आपने मान लो मुंह बांध रखा है, नाक बांध रखी है, कान बांधने भूल गए आप लोग, कान खुलने हैं आपके, ठीक है, तब कान खुले तो आपके कान के थ्रू भी हवा अंदर एंटर होती है। कई बार पता है प्रेशर ज़्यादा बनता है तो कान के थ्रू भी प्रेशर रियलाइज होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों का कॉमन पैसेज है, और ठंडी हवा किसी भी एक माध्यम से या तीनों माध्यम से, ठीक है, फेरिंग्स में आ गई। अब फेरिंग्स में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि हल्का सा कूलिंग, मतलब ठंडा मौसम देख के ग्रोथ कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं पता है? वो ग्रोथ करके, ठीक है, वो ग्रोथ करते हैं और यहाँ आपके इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए देखा कभी अपने रात को आइसक्रीम खाई, या आप रात को बाइक ड्राइव करके आए हैं, घर पे आके सो गए, और सोते अगले दिन सुबह उठते हो और आपको आपका जो है फेरिंग्स में ना थोड़ा इचिकनेस होती है, ठीक है, गला आपका बैठ जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, ENT, वो आपको एंटीबैक्टीरियल दवाएं देता है जिससे कि यहाँ के बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये आगे की आपकी स्टोरी है जब आप MBBS वगैरह में जाएंगे। जहाँ तक आपको नॉलेज चाहिए मैं वहाँ तक आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा देता हूँ। आपको बताता हूँ, नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जो कि इन दोनों को अपने अपने से अलग करता है, ठीक है। नाक का पार्ट इसमें नहीं आता, इसका पार्ट इसमें नहीं आता, ठीक है। तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? अलग करने वाले सेप्टम का नाम है पैलेट। जो ये पैलेट है, ये देखो ये रहा, ठीक है। जो पैलेट है ना, ये तो आगे 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आगे का पैलेट जो कि हार्ड पैलेट है, पीछे का पैलेट इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट जो कि फ्रीली मूवेबल है जिसे हम यूविला कहते हैं। सबके काम बताता हूँ। देखो आगे वाला आप महसूस कर सकते हो, आप अपनी टंग को ऊपर जॉब में ले जाओ, ठीक है, ऊपर जॉब में ले जाओ, और दांत के जस्ट पीछे की साइड, हल्का थोड़ा पीछे की साइड जाओगे तो आपको खुरदरी सरफेस दिखेगी, वो तो है आपका हार्ड पैलेट। उसके बाद थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको एक सॉफ्टनेस मिलेगी, वो है आपका सॉफ्ट पैलेट। यूविला देखना है, आप मुंह खोलो, आ करो, कांच के अंदर देखोगे तो एक फ्रीली मूवेबल आपको चीज़ दिखेगी लटकी हुई घंटी की तरह, वो है यूविला। और वो क्या यूज़ आता है कि जब आप बक्कल कैविटी में भोजन आ गया है, ठीक है, यानी ओरल कैविटी में जब आपका फूड आ गया है, जब आप चबा रहे हो, तब तो वो यूविला यहाँ लटका हुआ होता है ऐसे। जैसे आप उसको डिग्लूटेशन करते हो, उसको निकलने की कोशिश करते हो, तो ये यूविला ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे कि वो नेज़ल चैम्बर को बंद कर देता है, ठीक है, जिससे कि आप सांस नहीं ले सकते। तो एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कि आप सांस कब नहीं ले सकते? चबाते टाइम सांस नहीं ले सकते या निगलते टाइम सांस नहीं ले सकते? तो इसका राइट आंसर ये है कि जब तक आप निगल रहे हो तब आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। फेरिंग्स क्लियर हो गया? चलो फेरिंग्स से आगे चलते हैं। ब्रेक तो नहीं चाहिए? अभी तो कहाँ क्लास ही सही ढंग से स्टार्ट नहीं हुई, कहाँ ब्रेक। चलो फेरिंग्स आगे जाता है तो 2 ट्यूब्स आ जाती हैं। एक ट्यूब तो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ट्रेकिया, और एक है इसोफेगस, ठीक है, जो फूड पाइप। इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं और ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ओके। जो इसोफेगस की ओपनिंग है उसको हम लोग गैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेट। गैलेट के दो, ठीक है। और ट्रेकिया की ओपनिंग है उसको ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक एपिथेलियम का ढक्कन टाइप होता है ना, इलास्टिक का ढक्कन टाइप होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, ठीक है। ये भी क्या करता है? अपने आप को मूव करता है। विंड पाइप जो होता है, ठीक है, यानी कि लंग्स वाला जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रेकिया है, ये थोड़ा नीचे होता है और इससे फिर थोड़ी ऊपर हुई उठी हुई होती है, ठीक है। अब जैसे ही भोजन फेरिंग्स से आया, ठीक है, तो जैसे आप भोजन आता है तो आप इस पाइप को ऊपर नीचे होता है तो ये इस पर खाना गिरता है और ये ऐसे कैसे एज इट इज़ में आ जाता है और ये आगे जाके स्टोमक में खुलता है। इसोफेगस में ओनली फॉर माउथ टू इसोफेगस को कनेक्ट करता है, ठीक है। माउथ इसोफेगस क्या करता है? इसोफेगस का मेनली यूज़ क्या है? ये माउथ को यानी ये फेरिंग्स को सीधा स्टोमक से लिंक करता है, बाकी इसके ऊपर कोई काम नहीं है, ये कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं।
कर गया। चलो एक और बड़े ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी नोज़ प्लस नेजल चैम्बर, सॉरी नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स, ये तीनों जो है ये क्या है, अपर रेस ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेशन को दो भागों में बांट दिया हम लोगों ने। ऊपर का पार्ट कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नीचे वाला क्या कहलाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से आते हैं, नोज, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, सॉरी नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, चैम्बर आ रहा है, कैविटी, ओके। लेकिन नीचे वाले में क्या आता है, लोअर में ट्रैकिया प्लस लंग्स, ये आती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बट मेरे जो वॉइस है ये आप तक करेक्टली पहुंच रही है, तो आपको मेरे वॉइस के कंट्रोल में लिखना है, ठीक है। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टी यानी ट्रैकिया, एल यानी लंग्स, आपको करेक्टली आपके नोट्स में कंप्लीट लिखना है। अब जब फॉरेन बॉडी आती है, फॉरेन बॉडी आती है ना, यानी कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है, तो अगर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर हमला करता है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर हमला करता है, तो जो है आपको खांसी आती है। क्या आती है, खांसी। और वो अगर फॉरेन बॉडी ने लोअर पे कर दिया तो आपको क्या आएगी, छींक। ये भी फिक्स है। खाना खाते टाइम कई बार खांसी आ जाती है ना, वो क्यों आती है कि फॉरेन बॉडी जो है वो आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जो है वो हमला कर देती है, ठीक है, इसलिए आपको खांसी आती है। खाना ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, अगर वो नीचे वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो आपको छींक आएगी। क्या आएगी, छींक आएगी। कंप्लीट। जो छींक के थ्रू जो आपका खाना है या फॉरेन बॉडी वो बाहर निकलती है। कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब एक बहुत बड़े इसोफेगस जो है, इसोफेगस जो है वो खिसक कर नीचे की तरफ भोजन को डालती है। यहाँ तक सबको पता है। जैसे ये इसोफेगस है, इसमें ये फेरिंग्स से खाना आया, ये फूड पार्टिकल नीचे कैसे आता है। ऑप्शन ए ग्रेविटी, बी पेरिस्टालसिस, सी ग्रेविटी प्लस पेरिस्टालसिस दोनों हेल्प करते हैं, डी पता नहीं, भगवान जाने। ये ऑप्शन ढंग से लिखना होगा, पता नहीं भगवान जाने। हमने तो भगवान छोड़ रखी, नीट है ना, हमें क्या मतलब, नीट है, CUCT है, हमें कोई मतलब नहीं, भगवान जानता है। डी ऑप्शन राइट करते हैं, गलत। ओनली फॉर पेरिस्टालसिस, कोई ग्रेविटी का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही इसमें ग्रेविटी या पेरिस्टालसिस का रोल है। ओनली फॉर पेरिस्टालसिस है, ओनली फॉर पेरिस्टालसिस, ओके ओके। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सबको, आया मज़ा। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है हमारा स्टोमक। क्या है, स्टोमक। हाँ, एक और बहुत शानदार सी बात बता देता हूँ। जो काउज हैं, काऊ है, बफेलो हो गया हमारा, और भी जो भी जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है, उन सब में जो है ना इसोफेगस जो होती है ना, इसोफेगस जो होती है ना वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री क्यों होती है पता है, क्या होती है, वॉलेंट्री RY, वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है। क्यों होती है पता है, क्योंकि उनके सामने ना, जैसे कोई काऊ है, मुझे काऊ बनानी तो नहीं आती, ठीक है, कोई भी एनिमल है आपके सामने, ठीक है, अब उसके सामने जैसे खाना आता है ना, वो बहुत सारा खाना खा लेता है, वो स्टोर कर लेता है अपने
ठीक है। स्टोमक के आगे जो जगह होती है वहाँ बताऊँगा सब, कहाँ स्टोर करता है सब बताऊँगा। सिक्कम पार्ट में स्टोर करता है, उनके अंदर सिक्कम बहुत बड़ा होता है, उसमें फूड को स्टोर कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस करते हैं, रिवर्स पेरिस्टालसिस, ठीक है। जिससे क्या है कि वॉलेंट्री उनकी मर्जी होगी, जब वो फिर बैठे होंगे ना फ्री, तब वो उसको बाहर लाते हैं, फिर दांतों से फिर अपने चबाते हैं और फिर उसका डाइजेशन करने के लिए फिर अंदर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कंप्लीट मज़ा आया। कल हम लोग डिस्कशन कर लेंगे स्टोमक के बारे में थोड़ा बहुत, और स्टोमक नहीं सॉरी, कल करते हैं हम लोग टंग के बारे में, टीथ के बारे में। सलाइवरी हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। मेरा एक वीडियो आ चुका है सलाइवरी ग्लैंड का, आप वहाँ जाके देख लीजिए, लिंक मैं आपको उसका अगली क्लास में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। टीथ भी मैं पर्सनली कराऊँगा इसके लिए अलग से। और यहाँ तक के लिए कंप्लीट, मिलते हैं फिर कब अगली क्लास में, बाय।